नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है सिलेक्शन मंच पे। मैं उदित सर आपके सामने आज अपने करंट अफेयर सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जुड़ते हैं हम सभी इस प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं कि आज के सेशन में करंट अफेयर्स में क्या कुछ न्यू अपडेट्स हैं, आपके सामने इनका डिस्प्ले किया जा रहा है। तो बढ़ते अपने सेशन की तरफ। और सेशन में हम चर्चा करेंगे दैनिक समसामयिक के विश्लेषण के लिए जो की चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई। तो इसमें हम देखते हैं क्लास ये की डेली की करंट अफेयर्स के अपडेट में सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लास यहाँ पर कि अभी हाल ही में भारत बायोटेक सिलेक्शन मंच में से पहले ये लाइंस यहाँ पे, और मैं इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहली बार ये करंट अफेयर्स का सेशन करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से ये गुजारिश होगी कि आप कृपया मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि मुझे और क्या न्यूज़ में ऐड करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हाल ही में भारत बायोटेक कृष्णा एला, यानी कि भारत बायोटेक के जो प्रमुख रह चुके हैं, भारत बायोटेक के जो प्रमुख हैं कृष्णा एला को बच्चों बनाया गया रिसेंटली। कृष्णा एला को बनाया गया लीड्स द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, यानी कि भारत में जो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जो प्रमुख अभी हाल ही में बनाए गए, इनका नाम है बच्चों याद रखिएगा कृष्णा एला। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंसी है जिनके पास, वो किसको दी जाएगी? तो कृष्णा एला को दी जाएगी। और इन्होंने किसकी जगह ली हुई है रिसेंटली? तो इसका जवाब आ जाएगा आधार सी पूनावाला। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, आधार सी पूनावाला की जगह ली है इन अंकल ने। और आधार सी पूनावाला भी एक कोई जाना माना नाम है, याद रखिएगा। जिस टाइम पे कोरोना वायरस का समय था उस टाइम पर कोविशील्ड के जो लॉन्च करने वाले पर्सन थे, जिनको कोई एक स्पेसिफिक प्राइज भी दिया गया था, आधार सी पूनावाला, जिन्होंने तब से लेकर के अब तक कमांड संभाली हुई थी जो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की, उनकी जगह लेंगे फिलहाल कृष्णा एला। तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर जो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, जो ये इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इसका जो बच्चों हेडक्वार्टर पड़ता है, वो हेडक्वार्टर पड़ता है आपका तेलंगाना हैदराबाद में। तो इंडियन वैक्सीन जो एसोसिएशन है, इसके अभी हाल ही में नए प्रमुख बनाने की बात चलिए, भारत बायोटेक के प्रमुख यानी कि कृष्णा एला को यहाँ पर लीड करने के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। जो किससे जगह लेंगे, इनकी किसकी जगह इनको बताया गया? तो आधार सी पूनावाला की जगह पे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट लाइंस में। एक बुक अभी लॉन्च की गई है जो भारत की महान भारत की नहीं, जो फिलहाल तो एक बुक टाइटल की गई है, शेन वॉटसन के द्वारा लॉन्च की गई इस बुक को, जिन्होंने इनकी बुक है द विटनेस द विनर्स माइंडसेट, यानी कि एक बुक है स्पेशली जिस बुक का नाम है द विनर्स माइंडसेट। इस बुक को हाल ही में पब्लिश किया गया शेन वॉटसन के द्वारा। और ये बुक स्पेशली एक ऐसी बुक है जो ज्यादा करके जो दर्शाई गई है फिलिप ह्यूज, जिनकी ऑन ऑन मैच के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। जो फास्ट बॉलर शेन वॉटसन, जिनके द्वारा ये बॉलिंग करी जा रही थी, तो फिलिप ह्यूज की भी मतलब उस टाइम पर मृत्यु हुई थी, ऑन फील्ड पर हुई थी। तो शेन वॉटसन ने लिखित अभी हाल ही में द विनर्स माइंडसेट एक बुक है, जिस बुक को लॉन्च किया गया शेन वॉटसन के द्वारा। और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय नीतियों में कैसे क्रिकेट को आगे ऊंचाई तक पहुंचाया हुआ है, इन सब के बारे में इस बुक को बेसिकली लॉन्च किया गया। याद रखिए बच्चों, अभी 2024 की अगर बात करते हैं तो फिलिप ह्यूज की भी मृत्यु हुई थी उस टाइम पर बाउंसर की वजह से, यानी कि शेन वॉटसन की बॉलिंग की वजह से फिलिप ह्यूज की डेथ हुई थी। आफ्टर 2 डेज के बाद हॉस्पिटल में को डॉक्टर्स ने डेथ घोषित कर दिया था। तो रिसेंटली अभी कोई बुक है द विनर्स माइंडसेट, इस बुक को लॉन्च करने वाले जो फर्स्ट बॉलर हैं, जिनका नाम है शेन वॉटसन। ठीक है, आगे बढ़ते। द इंडियन आर्मी एंड द पुनीत बालन ग्रुप, यानी कि भारत की जो सेना है इंडियन आर्मी और इसके अलावा पुनीत बालन ग्रुप ज्वाइन हैंड टू इनोग्रेट द नेशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन पुणे, यानी कि भारत का पहला जो संवैधानिक पार्क है, इस संवैधानिक पार्क को इनोग्रेट करने के लिए भारतीय सेना और इसके अलावा पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया, समझौता हुआ है, जिसमें यह पहला भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को लॉन्च किया गया। और इस पूरे लॉन्च वाले जो एक सेरेमनी है, इस सेरेमनी में लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने एम्फसाइज किया हुआ है सिटीजन से कि जो ऑनर करते हैं हमारी ड्यूटीज में, जो हमारे जो भी हमारे जो इंडियन आर्मी के पर्सन होते हैं ड्यूटीज में जो सेक्रीफाइस करते हैं, उनके लिए ऑनर करने के लिए और भारत के लिए फिलहाल 2047 तक भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए नागरिकों को द्वारा संविधान में उल्लिखित जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, उल्लिखित जो कर्तव्य हैं,
उन कर्तव्यों का पालन करने के लिए पुनित बालन समूह के साथ भारतीय सेना का अभी हाल ही में एग्रीमेंट साइन हुआ है। और इसमें इस उपलक्ष्य में भारत का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है उसका जो इनोग्रेशन किया गया वो फाइनली किया गया, बच्चों याद रखिएगा, पुणे में किया गया। एक्चुअली जब भी कभी भी अगर फूड पार्क की बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क की बात की जाए या डिजिटल पार्क की बात की जाए, तो इन सारे पार्क का मतलब ये होता है कि उस पार्टिकुलर मुहिम के लिए प्रमोशन किया जा रहा है उस स्पेसिफिक जगह पे, तो इसको पार्क बोल दिया गया, ठीक है, मतलब उस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, दैट इज अ पार्क, है ना। चलिए, तो पुनीत बालन याद रखिएगा, पुनीत बालन समूह और भारतीय सेना के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, जिसका लॉन्चिंग किया गया पुणे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के जो वर्तमान में जो हेड है, मैं आपको बता दूं क्लास ये बच्चों, भारतीय सेना के जो हेड है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। चलिए आगे लाइन से यहाँ पे देखिए, अगली लाइन से आ रही बच्चों यहाँ पर सना द एआई पावर्ड न्यूज एंकर, यानी कि एआई पावर्ड न्यूज एंकर जिसका नाम है सना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा न्यूज को एंकरिंग करती है। और इस पूरे जो रोबोट को, यानी कि सना एक रोबोट का नाम है जो एआई बेस्ड रोबोट है जिसको डेवलप किया हुआ है इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा, जो एक भारतीय जो भारतीय जर्नलिज्म के मामले में एक बहुत बड़ी एक सक्सेस है इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत का पहला जो न्यूज एंकर, एआई पावर्ड न्यूज एंकर को लॉन्च किया। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड हेल्ड इन लंदन, यानी कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जो न्यूज मीडिया एसोसिएशन के द्वारा जो एक कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम लंदन में हुआ। इस लंदन में अभी भारत के द्वारा पहली बार इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा लॉन्च की गई कौन सा ऐसा एआई पावर बेस्ड रोबोट है जो एंकरिंग कर रहा है न्यूज के माध्यम से, उसका नाम है सना। याद रखिएगा सना, कौन से समूह के द्वारा? इंडिया टुडे समूह के द्वारा, ठीक है। अगर बात यहाँ पे न्यूज की बात हो रही है, जर्नलिज्म की बात हो रही है, तो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया बच्चों, वो किसको दिया गया? ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसका आंसर बताएंगे, और साथ साथ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत कौन सी रैंक पर स्टे कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। बढ़ते हैं अगले सेशन में, हम लोग यहाँ पे अगले देखते हैं। भारत की वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं, जो कि अपने भारत की ये जो पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी ने अभी हाल ही में ये एक डेटा अनाउंस किया हुआ है, विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में एक कार्य कर रही है वो, विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में वो कार्य भी कर रही है। द इवेंट दैट इंडिया विटनेस अ रिमार्केबल सर्ज इन द डिजिटल पेमेंट, सर्ज का मतलब हो जाएगा कि इंक्रीज हुआ है, बढ़ा हुआ है डिजिटल पेमेंट के मामले में। तो डिजिटल पेमेंट के मामले में अभी हाल ही में भारत में जो रिसेंटली अभी बात करी गई है, जो 131 बिलियन यूपीआई जो ट्रांजेक्शन है, 131 बिलियन यूपीआई जो ट्रांजेक्शन है, इन यूपीआई ट्रांजेक्शन के मामलों में फिलहाल भारत का जो अभी रैंक बताई गई क्लास, ये वो क्लास यहाँ पर मेंशन किया गया, जो मेंशन करने के अंतर्गत जो थोड़ा सा तकनीकी स्थिति से मैं इसको और जूम आउट कर दे रहा हूँ। अभी आई थिंक आप सभी को का जो भी फॉन्ट दिख रहा होगा काफी तक क्लियर दिख रहा होगा, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। बात करते हैं, अपने सेशन को रिमेन करते हैं। और अभी हाल ही में एक डेटा ये बताया कि श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, जो कि विकसित भारत की एम्बेसडर है, जिनके द्वारा ऐसा बताया गया कि भारत यूपीआई के मामले में 131 बिलियन 131 बिलियन यूनिफाइड ट्रांजेक्शन्स को अमाउंटिंग किया गया लगभग 2.39 ट्रिलियन, यानी कि यूएस डॉलर में 2.39 ट्रिलियन का डेटा को कहीं ना कहीं अभी हाल ही में भारत इस चीज को अचीव कर चुका है। भारत इस चीज को अचीव करने के मामले में बताया गया है, भारत ने इस चीज को अचीव किया हुआ है। तो करीब करीब 2.3 मिलियन डेटा को अचीव करने के मामले में भारत इस रैंक पर मेंशन किया गया है, ठीक है। भारत को इस प्रकार की रैंक में मेंशन किया गया, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो ऐसे कर दे रहा हूं। तो 2.39 मिलियन इसका आंकड़ा है, लगभग 200 ट्रिलियन अमाउंट को वित्तीय वर्ष 2023-24 में डेटा आ पाया है कि यूपीआई पेमेंट के रिगार्डिंग लगभग 200 ट्रिलियन रुपी का ट्रांजेक्शन्स किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बताया गया। इसमें से सबसे ज्यादा जो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के मामले में सबसे जो ज्यादा बच्चों, देखिए सबसे जो जो ज्यादा इसमें रिकॉर्ड आया है, मैं थोड़ा सा आपको डेटा और फोकस करना चाह रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसमें
रिकॉर्ड मेंशन किया गया, मैक्सिमम जो डेटा इसमें बताया गया वो डेटा आपके सामने मैं मेंशन कर रहा हूँ। जो मैक्सिमम डेटा बताया गया बच्चों, ये जो मैक्सिमम डेटा बताया गया वो आपका फोन पे के द्वारा, यानी कि सबसे ज्यादा जो इसमें डेटा बताया गया वो फोन पे ने सबसे ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन किया। इसके बाद गूगल पे ने इसमें किया पार्टिसिपेशन, और इसके प्रकार से यूपीआई बाजार में लगभग 86% हिस्सा है इन सारी चीजों का। तो सबसे ज्यादा अगर यूपीआई पेमेंट करा रहा है तो फोन पे काफी आगे निकल गया, फिर गूगल पे, फिर मोबीक्विक, ऐसे करके, है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो निर्मला सीतारमन जी विकसित भारत की ब्रांड एम्बेसडर है, वो उन्होंने फिलहाल ऐसे डेटा को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। अगर मैं आपको बात करूं क्लास की यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये यूपीआई जो होता है इसका जो रेगुलेशन करता है, ये जो इसका रेगुलेशन करता है बच्चों याद रखिएगा, इसका रेगुलेशन करता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा ऐसा निकाय है जो इसका रेगुलेशन करता है। इसका जवाब आएगा एनपीसीआई। एनपीसीआई एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है क्लास ये बच्चों मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, जो एनपीसीआई का मुख्यालय यहाँ पे। और एनपीसीआई भारत में जितना भी डिजिटल पेमेंट होता है इन सभी का रेगुलेशन करने का एक जियांट बॉडी कहलाएगा, जिसका फॉर्मेशन 2009 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। दिलीप आजपे इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन मामले में कौन सा ऐसा जो फैसिलिटेटर है पेमेंट करने के रिगार्डिंग, उसका नाम है बच्चों याद रखिएगा फोन पे। नेक्स्ट खबर यहाँ पे आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को जो अभी होल्ड करते हैं भारत सरकार का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, वो अभी वर्तमान में बच्चों है ये किरण रिजिजू, किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू जो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, यानी कि केंद्रीय पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत किरण रिजिजू साहब है, जिन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के सहयोग से 40वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श दात्री बैठक दैट इज एसी ATCM 46 और समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिस मेजबानी को फिलहाल अभी कोची केरला में 20 से 30 मई 2024 तक ये किया जाएगा। तो रिसेंटली ऐसी बात बोली गई है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कोलैबोरेट with the National Center for the Polar and Ocean Research is set to host the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting and the 26th meeting of the Committee for the Environment Protection, that is CEP 26 from 20 मई to 30 मई 2024 in कोची केरला, यानी कि कोची केरला में इस प्रकार की मीटिंग होगी। कब से कब तक के बीच में होगी, तो वह 20 से 30 मई तक के बीच में होगी कोची केरला में। और इसमें कुल कितनी कंट्रीज के द्वारा इसमें फिलहाल बात करेगी, तो 12 कंट्रीज, जो कि कोल्ड वार बाय द 12 कंट्रीज दैट हैड वेस्टेड द इंटरेस्ट इन द अंटार्कटिका, दोस 12 कंट्रीज वर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो क्लास आप देख पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो शीत युद्ध के दौरान 1 दिसंबर 1959 को अंटार्कटिक में निहित रखने वाले 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था इस संधि में। इसी संधि की 26वीं बैठक कोची केरला में होने वाली, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की कोई एक स्पेसिफिक बैठक होने वाली है जो कोची केरला में होने वाली है, और इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए किरण रिजिजू फिलहाल रेडी है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इतनी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब आप लोग से एक क्वेश्चन ये कि अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कॉप की मीटिंग जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी, ठीक है ना। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग कौन से कंट्री में करेगी, आप लोगों से एक्सपेक्टेशन, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। और इसके अलावा भारत में अभी कौन से पार्टिकुलर डे पर मनाया जाएगा जून मंथ में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, कौन से पार्टिकुलर डे पे मनाया जाएगा, किस स्थिति में मनाया जाएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, आपसे ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन ऑफ नेपाल, यानी कि नेपाल का जो मंत्रालय है, जो स्वास्थ्य एवं जो जनसंख्या मंत्रालय, इस स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय के अंतर्गत अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई हुई जिसमें से काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि के कारण निवासियों से मास्क पहनने का आग्रह किए गए। दुनिया भर के 101 शहर में
वास्तविक समय में प्रदूषण मापने वाली जो एक संस्था है जिसका नाम है बच्चों आईक्यू एयर के अनुसार काठमांडू को विश्व स्तर पे सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट में दर्जा दिया गया। सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है आईक्यू एयर के अनुसार वो काठमांडू। इस बात को आप लोग अच्छे से बिल्कुल तरीके से गांठ बांध कर रखिएगा। काठमांडू सबसे ज्यादा आईक्यू एयर के अंतर्गत प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है ना। नई दिल्ली, चियांग माई थाईलैंड, हनोई वियतनाम और इसके अलावा बैंकॉक थाईलैंड और ढाका बांग्लादेश का नंबर भी आता है इसी सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में। मतलब सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत भी छूटा नहीं है। नई दिल्ली इस लिस्ट में आता है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में कौन सा शहर फर्स्ट रैंक पे बताया गया? तो इसका जवाब आएगा काठमांडू। ठीक है ना, याद रखिएगा काठमांडू फर्स्ट प्लेस पे है। अब आप लोग से एक क्वेश्चन ये कि कौन से ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में? ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग मेंशन करिएगा कि वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ काठमांडू, यानी कि कौन से ऐसे संस्थान का नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर द हेड ऑफिस लोकेट इन द काठमांडू। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन आपको दिए गए थे इंडिया टेक्स सिग्निफिकेंट स्टेप, इंडिया टेक्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द रिन्यूएबल। अभी देखिए क्वेश्चंस को यहाँ पे थोड़ा सा और पूरा कर दें आपके सामने। काठमांडू बच्चों कहाँ पे? नेपाल कैपिटल है काठमांडू। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पशुपतनाथ टेम्पल भी काठमांडू में ही है। दूसरी बात ये कि नेपाल के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मिस्टर रामचंद्र पौडेल, यानी कि रामचंद्र पौडेल वहां के नेपाल के राष्ट्रपति हैं। और इसके अलावा वहां के सीएम साहब हैं जिनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल काफी तक इंपॉर्टेंस रखता है, नेपाल की करेंसी है रुपया। भारत का पड़ोसी मुल्क कहलाएगा नेपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया टेक्स सिग्निफिकेंट स्टेप इन द रिन्यूएबल energy with the inaugurate of its first multi-purpose green hydrogen pilot project in the 1500 megawatt Nathapa Jakari hydropower station in the Himachal Pradesh। हिमाचल प्रदेश में ऐसा किया गया। and spearheaded by the Satluj Vidyut Nigam, the project aimed to the produce the green hydrogen through the renewable energy। यानी कि भारत ने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रोजन पावर स्टेशन, यानी कि नाथपा झाकड़ी हाइड्रोजन पावर स्टेशन का अभी शुरुआत करी हुई है, जो कि अपने पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ साथ ये जाना जा रहा है। तो इंडिया ने भी हाल ही में किस जगह पर भारत का पहला हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का स्टैब्लिशमेंट किया गया? तो इसका जवाब बच्चों आ जाएगा द आंसर हियर हिमाचल प्रदेश। इसका जवाब क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में ऐसा किया गया, फर्स्ट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का इनोवेशन किया गया हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के मामले में, देश में कौन से ऐसे शहर से भारत की पहली हाइड्रोजन जनित बस का शुरुआत करी गई थी? इसका जवाब आप लोग फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत करी गई थी। हाइड्रोजन चलित पहली बस का शुरुआत करी गई थी नई दिल्ली में। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन जो है वो कहां से शुरू की गई थी? कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई थी भारत की पहली हाइड्रोजन जनित ट्रेन? आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि पहली हाइड्रोजन जनित ट्रेन किस राज्य से चलेगी, कौन से शहरों के बीच में। ठीक है, इसी का आंसर आप लोग प्रोवाइड करेगा। करें कि पॉल्यूशन को कम करने का इनिशिएटिव है ग्लोबल लेवल पे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड एन 8% इंटरेस्ट रेट, यानी कि 8% इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग ये बताया गया। याद रखिए बच्चों, 8% ब्याज दर के अंतर्गत बात करेगी, जिसमें से पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करेगी जिसका नाम है फ्लोटिंग रेट रिसेविंग्स बॉन्ड, FRSB, यानी कि इस बॉन्ड का नाम है FRSB। FRSB का मतलब हो जाएगा बच्चों जिसका नाम है फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड ये एक प्रकार का बॉन्ड है। एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ के बॉन्ड होते हैं, जिसमें से उस बॉन्ड को एक सिक्योरिटीज बोला जाता है, और ये सिक्योरिटीज कहने के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के दायरे में भी नहीं आती। जैसे कि ये ट्रेजरी है, ट्रेजरी बिल भी आपका NI एक्ट में आता है। तो ये सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जारी करता है, सरकार का एक प्रतिभूति है ट्रेजरी बिल। ठीक उसी प्रकार का एक रिसेंट में कोई नई सिक्योरिटीज है
इसको बोला गया FRSB, फिक्स रेट सेविंग्स बॉन्ड स्कीम है, जिसको अभी हाल ही में जारी किया गया। इस स्कीम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति 1,000 रुपए यानी कि कम से कम 1,000 रुपए के मिनिमम अमाउंट से इसमें निवेश कर सकता है, और इसमें निवेश करने के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं बताई गई है। कम से कम 1,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं FRSB में, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं, लेकिन 1,000 के मल्टीपल में ही होता है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि इस प्रकार के बॉन्ड में जो ब्याज दर है बच्चों याद रखिएगा, जो आपका ये बॉन्ड है जिसका नाम है FRSB, इसमें 8% ब्याज दर है, और 30 अप्रैल 2024 से 29 अक्टूबर 2024 तक ये अवेलेबल रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक के बीच में FRSB एक बॉन्ड है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसको जारी किए गए, जिसमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही रहेगा, जिसकी मैच्योरिटी जो बताएगी, इसकी मैच्योरिटी के बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी मैच्योर कब होगा, तो 2034 में ये मैच्योर रहने की बात करेगी। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में FRSB इज द नेम ऑफ अ बॉन्ड व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कितनी कब तक ये मैच्योर होगा, तो इसका जवाब आएगा 2034 तक आएगा। इसके मिनिमम कितनी लिमिट है, तो 1,000 रुपए मैक्सिमम कोई भी इसमें निवेश करने की लिमिट नहीं है। कितनी ब्याज दर है, तो 8% ब्याज दर इसकी बताई गई है, के माध्यम से मार्केट से पैसे को एब्जॉर्ब करने की कोशिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा होगा। इसका इंपैक्ट करने के मुद्रास्फीति के रेगुलेशन में भी होगा, इस बात को याद रखिएगा। और ज्यादा अगर जानकारी चाहिए तो अब लगातार आप हमारी क्लासेस में जुड़े रहिएगा इस चीज के रिगार्डिंग बच्चों, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग की अगर बात होती है तो याद रखिएगा, बैंकिंग अवेयरनेस के मामले में बहुत लंबा अनुभव मैं रखता हूँ, और करंट अफेयर्स के मामले में भी काफी लंबा अनुभव रखता हूँ मैं। अगर आप लोग हमारे प्रोफेशंस की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस मेरे जहन में रहता है हमेशा, ठीक है ना। अगर आप कहीं कहीं अगर आप देखोगे, मैं सपने में भी कहीं कहीं करंट अफेयर्स आती रहती है हमारे दिमाग में ना, ये चीजें। तो इसी याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात होती है क्लास RBI की, तो RBI का जो हेड ऑफिस है वो आपके मुंबई में है। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है RBI का, और वर्तमान में इसके जो गवर्नर साहब हैं सभी को पता है, शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास जी इसके प्रमुख हैं, है ना। श्री शक्तिकांत दास इसके क्या है क्लास गवर्नर साहब है RBI के 25वें गवर्नर साहब है, और इनको A3 रेटिंग देने वाले ये, यानी कि ग्लोबल स्तर पे इनको A3 रेटिंग दी गई लंदन में, और इनको 2023 का सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल चुका है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कहने के अपडेट हमेशा आता रहता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं RBI से। अगली बात बोली कि देखिए फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया exercise of powers conferred on its under the section 45 IA 6 of the RBI Act 1934, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का कोई सेक्शन 45 फर्स्ट A6 में ऐसा बोला गया कि वह किसी NBFC का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। एक्चुअली हमारे मार्केट में हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती है, यानी कि जो मनी मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट होती है, इन मार्केट में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बहुत सारी होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है। इनका रजिस्ट्रेशन RBI से मैंडेटरी है। दीज ऑल आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन कुछ अमेंडमेंट के माध्यम से इनके रेगुलेशन में कहीं ना कहीं छूट दी गई है। जो डिपॉजिट्स कराती हैं, जो लेंडिंग करती हैं, उनका रेगुलेशन RBI करता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में, शेयर मार्केट के संबंध में जो भी NBFCs होती है, इनका रेगुलेशन RBI नहीं करता है। तो अभी हाल ही में क्लास हुआ क्या है, लेंडिंग करने के मामले में एक NBFCs है, जिस NBFC का नाम है एस मनी इंडिया लिमिटेड, एक NBFC है। इस NBFC का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया है। इसका कारण ये कि एस मनी NBFC थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ एक घपले के माध्यम से या फिर कहीं ना कहीं इरेगुलेटरीज के माध्यम से पेमेंट करा रही है, इसलिए कहने कि इसका लाइसेंस कैंसिल करने के मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सेक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एस मनी का लाइसेंस को रद्द किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस रद्द किया है। भारत में जितनी भी बैंक होती हैं, उन सभी बैंकों का रेगुलेशन करने के मामले में RBI आता है, और उन बैंकों का रेगुलेशन करता है जो शेड्यूल्ड बैंकों के रूप में जानी जाती है। जिन बैंकों को RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 2E में मेंशन किया गया, उन बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक बोला गया,
ठीक है, तो एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया गया, उसका नाम क्या है बच्चों, याद रखिएगा, इस मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया 35th गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज, यानी कि 35वां जो गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज दिया गया, ये पुरस्कार एक प्रकार से ग्रीन नोबल पुरस्कार के रूप में इसको जानते हैं, ग्रीन नोबल पुरस्कार के रूप में जानते हैं। और इस पुरस्कार के संबंध में फिलहाल छत्तीसगढ़ के कोई एक एक्टिविस्ट है, एक विशेष व्यक्ति जो कार्य करते हैं, जिनका नाम है मिस्टर आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार दिया गया। जिनको ये पुरस्कार दिया गया, ये छत्तीसगढ़ से ये बिलोंग करते हैं, और इनका मकसद यही है, बताया गया इसमें ये कि कन्वीनर द छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन एंड फाउंडिंग द मेंबर ऑफ द हसदेव आर्य बचाओ संघर्ष समिति वॉन द 2024 गोल्डमैन प्राइज फ्रॉम द एशिया फॉर हिज एफर्ट टू सेव द फॉरेस्ट हसदेव अरण्य इन छत्तीसगढ़। तो हसदेव अरण्य एक प्रकार का जंगल या फिर वन संपदा है, जिसको बचाने की कार्रवाई के रूप में आलोक शुक्ला को, यानी कि जो आलोक शुक्ला को अभी पुरस्कार दिया गया ग्रीन नोबेल प्राइज, जिसको बोलते हैं गोल्डमैन पुरस्कार, जो कि आपका गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है। आप लोगों से ये क्वेश्चन का आंसर ये पूछना चाहूंगा कि जो एनवायरमेंट के संबंध में, कंजर्वेशन के संबंध में, यानी कि कौन सी ऐसी बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बॉडी है, उसका नाम क्या है, और इसके अलावा उसका हेडक्वार्टर कहां पे। या मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनएफ ट्रिपल सी इसका हेडक्वार्टर किधर है। आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि यूएनएफ ट्रिपल सी का मुख्यालय कहां पे, इस चीज आप लोग को बताना होगा। इन्वायरमेंट के संबंध में कहीं ना कहीं ये बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर आपको लोग बताना पड़ेगा। अभी हाल ही में इन्वायरमेंटल गोल्ड मैन अवार्ड जो दिया गया, वो दिए गए आलोक शुक्ला को, ठीक है, फ्रॉम छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन दिया गया, आरईसी एक कंपनी है, एक्चुअली आरईसी एक ऐसी कंपनी है जो एक महारत्न कंपनी के दर्जे के रूप में इसको जाना जाता है। महारत्न कंपनी है भारत की, और महारत्न कंपनी होने के नाते अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एनओसी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी दे दी गई है। एंड द कंपनी हैज गॉट द एनओसी, यानी कि कंपनी ने जो अभी प्राप्त किया हुआ है, वो इसको एनओसी दी गई है। एनओसी किस लिए दी गई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि वह फिलहाल भारत में जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी का मतलब हो जाएगा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है ना, जो कि गांधीनगर गुजरात में, वहां पर अपनी एक नई सब्सिडरी बना सकती है। इसके बारे में एनओसी हासिल करने वाली कौन सी ऐसी महारत्न कंपनी है, आरबीआई के द्वारा जो एनओसी दी गई है, वो एनओसी दी गई क्लास ये आरईसी को। आरईसी का मतलब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, आरईसी का मतलब होता है आरईसी, दैट इज अ रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, ये आरईसी का फुल फॉर्म है। और इस आरईसी को अभी हाल ही में एनओसी मिला हुआ है, किसके द्वारा मिला हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किस जगह पे सब्सिडरी अपनी ओपन करेगी, पावर को और स्मार्ट बनाने के चक्कर से, या पावर को प्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग एक नई सब्सिडरी बनाएगा गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, GIF, दैट इज अ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। देखिए बच्चों याद रखिएगा, IFSC का फुल फॉर्म अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ही गुजरात के लिए दिया गया, गिफ्ट सिटी के लिए दिया गया, याद रखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC का फुल फॉर्म दिया गया गिफ्ट सिटी के लिए। जबकि IFSC का अगर बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग की बात करते हैं तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ठीक है ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि आपके ट्रांजेक्शन्स के लिए IFSC कोड जरूरी होता है, ठीक है, जिसमें 11 अल्फान्यूमेरिकल डिजिट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात करेगी ये बात करेगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, यानी कि IFSC। 2 FSC होते हैं, एक तो बैंकिंग वाला, नेटवर्किंग वाला है ना, 11 डिजिट का होता है, जो कि पैसे भेजने में काम आता है, IFSC और अकाउंट नंबर। और ये फिलहाल गिफ्ट सिटी वाला है, इसका नाम है IFSC, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेगी बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ कपूर खान, यानी कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जिनका नाम है कटरीना, नॉट कटरीना कैफ, इट इज करीना कपूर, है ना, करीना कपूर, याद रखिएगा, बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिनका नाम है करीना कपूर खान। एक्चुअली कटरीना कैफ को ज्यादा करके कुछ जगहों पे भी उनको अपॉइंट किया जा चुके हैं कई मेजर्स के रूप में, इसलिए ऐसा ना आया। लेकिन यूनिसेफ की बात होती तो सामने कहीं ना कहीं करीना कपूर का ही नाम आएगा, ठीक है ना।
या कोई आयुष्मान खुराना का नाम आएगा, ठीक है ना, या प्रियंका चोपड़ा जी का नाम आएगा। तो करीना कपूर खान हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल एम्बेसडर फॉर द यूनिसेफ। यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में। यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के रूप में इसका फुल फॉर्म है। याद रखिए कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म कहलाता है। ये लिखा है बच्चों यूनिसेफ, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर बच्चों किधर है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय। और इसकी वर्तमान में जो प्रमुख हैं उनका नाम है कैथरीन रसेल, यानी कैथरीन रसेल इनका फुल नेम है, कैथरीन एम रसेल इनका पूरा नाम है, जो कि यूनिसेफ की हेड है। यूनिसेफ का मुख्यालय फिलहाल कहां पे, न्यूयॉर्क यूएसए में। अभी हाल ही में भारत की तरफ से जो नेशनल एम्बेसडर बनाए गए भारत के लिए, यूनिसेफ की तरफ से जो नेशनल एम्बेसडर है भारत में, उनका नाम है करीना कपूर खान, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, जो भारत में एडवोकेसी करेंगी बच्चों के भविष्य या फिर बच्चों के जो मॉनिटरिजन्स होते हैं उनके अधिकारों को बेटर करने के लिए एडवोकेसी करेंगी भारत के लिए, ठीक है बच्चों, ये चीज है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय बच्चों यहाँ पे आंसर रहेगा यूएसए न्यूयॉर्क में। कैथरीन रसेल इसकी प्रमुख कहलाएंगी। तो आज की क्लास को फिलहाल यहीं पे मैं फिनिश करना चाहूंगा। करंट अफेयर्स में कुल 15 टॉप करंट अफेयर्स आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट करी है। नेक्स्ट यानी कि टुमारो डेली बेसिस में कोशिश करूंगा कि आपके सामने कुल 15 इंपॉर्टेंट खबरें लेकर के आऊं, और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि इनका पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे देना स्टार्ट करूं। तो स्टे ट्यून विद उदित सर ओनली ऑन सिलेक्शन मंच। थैंक यू ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस टू ऑल।